गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान उनके संबोधन से निकलकर सामने आया। ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं और ये बड़ा बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान की रजीम खत्म हो चुकी है और युद्ध इतिहास में लिखा जाएगा। युद्ध के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि अमेरिका ने किस तरीके से ईरान को पछाड़ दिया। युद्ध के इतिहास में ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है। मोनिका, बिल्कुल। देखिए, ईरान की मिसाइल क्षमता का खात्मा हुआ है। हमने अपना मिशन पूरा किया है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और साथ साथ इस बात का जिक्र किया कि अभी जो अगर हम देखें कमी चल रही है या फिर अगर कहें कि जो महामारी नजर आ रही है हर तरफ, वो टेम्पररी है। विवाद खत्म होते हॉर्मुज़ खुल जाएगा, ये भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है वो कहा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो हम उम्मीद कर रहे थे ऋतु, वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं है और उसके उलट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अहमद मस्ती खान साहब है और हमारे साथ पूर्णिमा नाथ है। बिल्कुल। अहमद मस्ती खान सर से मैं ये जानना चाहूंगी, ये बताइएगा कि कामों की सजा देने वाला आखिर ये सुपर पावर देश है कौन? और अगर दमखम इतना ज्यादा है तो और भी तो अप्रोच हो सकते थे ना। इस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन चला देना, एपिक फ्यूरी इसको नाम दे देना, और अभी तक ये लगातार बड़बोले की तरह एक तरह से गुणगान करना कि देश ने किस तरीके से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक बुली के तौर पर आगे बढ़ा लिया है, और खुद को डिफेंड करने के लिए ये पक्ष भी रख देना कि देश में आज तक की जो हुकूमत है वो फेल हुई है। देखें जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है प्रोफेशनलिज्म जो अमेरिका में होती थी, उन सारे प्रोफेशनलिज्म स्टेट डिपार्टमेंट में इनका पास यूएस एड होता था, जिससे कि ये लोगों को खुश करने के लिए पैसे देते थे, फिर वहाँ ये अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे। यूएस एड ख़त्म करा दी। फिर जो इनके हज़ारों जो बड़े अच्छे ज़हीन किस्म के लोग थे, जो जिन्होंने स्टडी किए हुए थे सारे दुनिया के इलाकों के, उन सबको इन्होंने फारिग कर दिया। और जो ईरान के साथ जिन लोगों को बातचीत के लिए मामूर किया गया, वो दो इंटरनेशनल रियल इस्टेट डेवलपर्स, एक स्टीव विटकॉफ और एक उनके अपने दामाद जेरेड कुशनर, उसकी जिम्मेदारी लगा दी कि भाई ईरान से बात करें। और उन्होंने जाके गलत, उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। उनको क्या पता है? वो कोई एक्सपर्ट थोड़ी है इन मामलों के। वो मार्को रूबियो साहब भी जो है वो स्टीव विटकॉफ के एक तरह से जो है वो पियोन हो गए। पियोन होते ना, चपरासी। जी। स्टीव विटकॉफ सारा मसले तय कर रहा था इजराइल के साथ और ईरान के साथ, और आपने देख लिया उसका नतीजा क्या तो वो करता आया है अहमद मस्ती खान जी। काम तो अब देखें, ईरानियों ने एक अच्छी अभी बात रखी है। कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है, पहली बार थोड़ी हुआ है खान साहब जी। और उन्होंने अभी ईरानियों ने अच्छी बात कही है कि भाई अगर हमें बातचीत करनी है तो हम जेडी वॉन्स से करेंगे। जेडी वॉन्स देखे उनके मुकाबले में काफी बेहतर है। उनके मुकाबले में, स्टीव विटकॉफ के मुकाबले में, जेरेड कुशनर के मुकाबले में अभी हम देखें। एक दूसरी बात कहो, अभी जो इन्होंने कहा ना कि अभी हम फिर भी लड़ाई जारी रखेंगे। हमने सारे चीज कर लिए हैं, सबको मार लिया है, सब कुछ हो गया है, एयरफोर्स खत्म हो गया है, नेवी खत्म हो गया है, ये अंदर के दर्द को छुपा रहे हैं। हाँ, फिर भी हम जारी रखेंगे। क्यों जारी रखेंगे? जो नेतन्याहू साहब कह रहे हैं कि जारी रखें। नेतन्याहू के ये जंग है, अमरीकियों का तो जंग भी नहीं है। कौन सी नब्ज दबा रखी है यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की? आपको क्या लगता है यहाँ पर पूर्णिमा जी, वो कौन सी नब्ज है जो नेतन्याहू ने दबा रखी राष्ट्रपति ट्रंप की, जैसे कि जिक्र यहाँ पर कर भी रहे हैं खान साहब, जिसकी वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी निजी जंग मान लिया है? वी डोंट नो। पहले से तो ये एप्स्टीन फाइल का जो मसला यहाँ पे चल रहा था, उसी के समय उन्होंने ये जंग छेड़ दी। सो वी डोंट नो क्या है नेतन्याहू के पास, क्या है उनके, क्या इंफॉर्मेशन है। हमारे यहाँ पे सिर्फ 2% इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज करा गया है, उसमें से भी रिडक्टेड इंफॉर्मेशन था मोस्टली। सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को ट्रस्ट किया था कि ही इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ बेटर प्रेसिडेंट,
उन्होंने हमें तो बैक स्टेप किया ही किया है, बट ऊपर से वो अपने आप को एक किंग और एम्परर समझ के बैठा हुआ है। उन्होंने उनके हिसाब से वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं है, वो लिटरली डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे और डिसीजन लेंगे और इनफैक्ट डिक्टेट करेंगे बाकी जंग कंट्री के इस का मुहाने लीडर कौन पर होगा। पूर्णिमा नाथ जी, जंग के इस मुहाने पर हम ये देख रहे हैं, दो बड़े कद्दावर नेता, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, दोनों के बयान अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, थोड़े से तो नर्म पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप, डेफिनेटली पड़े, क्योंकि अब ये जो यू टर्न उन्होंने लिया है, 32 दिन कह रहे हैं कि 32 दिन में हमने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना दिया, हम सफल हो गए उन टारगेट्स को हिट करने में। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू, उनके जो बोल है वो अभी तक कहीं ना कहीं उनकी मंशा जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे और ये सीधे सीधे विक्टिम प्ले करने की कोशिश जो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके जरिए ईरान कोशिश कर रहा था पूरी इंसानियत को बर्बाद करने की, न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से अंदर खाने बनाना, उसे एनरिच करना, यूरेनियम को एनरिच करना, ये एक प्लान के जरिए हो रहा था। जी मुझे पूछ रहे हैं जी जी, ये तो देखिए पहले दिन उन्होंने क्या बताया, जब जो टारगेट किया था, जब अटैक होने के 2 घंटे के बाद उन्होंने ये बताया था कि दिस वाज फॉर फ्रीडम ऑफ इरानियन पीपल। सेकेंड डे में उन्होंने बताया इट वाज फॉर एलिमिनेशन ऑफ इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। थर्ड डे में उन्होंने बताया था इट वाज एलिमिनेशन ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ इरानियन मुल्ला रिजिम। और उसके बाद आपने देखा होगा 33 डे में कितना चेंजेस हुआ है, वेदर इट इज एलिमिनेशन ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, उनके कैपेबिलिटी निकालना, उनका नेवी निकालना, उनका एयरफोर्स निकालना, उनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, सारे हर जगह में वो बात कर रहे थे। देयर वाज नो स्पेसिफिक गोल। तो यहाँ पे 1 महीने के बाद वो आके गोल बता रहा है, हमारा गोल क्या था, हमारा गोल रिजिम चेंज नहीं था। वो पहले दिन से बोल रहा था रिजिम चेंज है, और उससे पहले अटैक करने से पहले ट्वीट आ गया था, ये भी पोस्ट बोला आ गया था कि रिजीम चेंज हो गया है, ये भी बोला, ये भी स्टेटमेंट है कि रिजीम चेंज हो गया है, रिजीम चेंज करना है, रिजीम चेंज हो गया है, हमारे अकॉर्डिंग हो गया है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब इतने ज्यादा डिस्पैरिटी, इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर आप भी और तमाम लोग भी, कि आखिर एक्चुअल में वो कहना क्या चाहते हैं। अहमद मस्ती खान, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, क्योंकि ये भी इंटरप्रेट किया जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई है और प्रोटेस्ट उन्होंने किए बड़े पैमाने पर, क्या वो भी एक बड़ा दबाव है जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर नजर आ रहा है? और जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे तो क्या उस पर इम्पैक्ट होगा इन तमाम चीजों का? देखिए प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो भी नैरेटिव। जी पूर्णिमा जी, आपके पास सारी बार खान साहब से ये समझ ले। खान साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी जी, मैं तो अनम्यूट हूं ना, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, देखिए मैं अर्ज करता हूं, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो इनर सर्कल्स हैं, उनमें एक बहुत बड़े पैसे वाली जायोनिस्ट हैं जिनके हजारों कैसीनोज हैं लास वेगस में, मिरियम एडल्सन। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। इस किस्म के और भी जायोनिस्ट जिनको कि बिल्कुल इजराइल, अमेरिका से ज़्यादा इजराइल से मोहब्बत है, इस किस्म के लोग उनके पास हैं। दूसरी तरफ एक और फिरका है जो ईसाई हैं, लेकिन वो अपने आप को क्रिश्चियन जायोनिस्ट कहते हैं, जिनमें के जो पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट थे माइकल पेंस, और पहले जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पियो, वो हैं। वो कहते हैं उनके ख्याल में एक दिन आएगा जबकि ये ईसाई और यहूदी मिलकर पूरे दुनिया के ऊपर गालिब हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या किस्म के जो ख्यालात है। मैं आपसे अर्ज करूं, हम और आप जो है ये इस्लामी जिहादियों के डसे हुए हैं ना, ये जो ईसाई जिहादी हैं ये कोई कम नहीं है, ये 1000 गुना ज्यादा खराब है, ये उनसे 1000 गुना ज्यादा मुहल्लिक है, क्योंकि इनके पास 1000 गुना ज्यादा, 10,000 बल्कि 10,000 गुना ज्यादा हथियार हैं। ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनका ये ख्याल है, आज ट्रंप ने 20 पादरियों को जमा करके वो ओवल ऑफिस में कंधे पे हाथ लगा के दवाएं मांगी ना कि खुदा में फाते करे और क्या ना करे। ये होता है, ये सेक्युलर मुल्क है, इस सेक्युलर मुल्क के अंदर मजहब को तो कोने में रखा जाता है। ये क्या हो रहा है?
ये कौन सा मजाक लगाया हुआ है? ये कह रहे हैं कि ईरानी कट्टर पसंद है। ये कौन से कट्टर पसंद नहीं है? ये तो उनसे उसी तरह के हैं। इनमें फर्क क्या रह गया ईरानी बिल्कुल खान मुल्ला साहब, और ये इनके सवाल तो अंदर? उठे थे कि अगर आपको बुर्के से, आपको पर्दे से इतनी ज्यादा का दिक्कत है, एतराज है, तो आपने सऊदी अरब को क्यों नहीं कह दिया, आपने दूसरे देशों को क्यों नहीं कह दिया? लेकिन वहां पर आपके हित हैं, इसीलिए वहां पर आप चुप्पी साधे बैठे। आपको ईरान में ही सारा कट्टरपंथ जो है वो नजर आ रहा है। ये प्रश्न मेरा पूर्णिमा जी आपसे भी है, क्योंकि पूर्णिमा जी हमारे साथ अभी नहीं है। अहमद मस्ती खान साहब, ये चीज जरा ये भी समझाइए कि जो प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में, उसका क्या रोल आपको नजर आता है? वहां के लोगों का क्या रोल नजर आता है? क्या वो दबाव जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप पर है? ये बिल्कुल है। देखिए, ये जिस जगह से ट्रंप का, जहां पर ट्रंप का घर है, वहीं से एक जो डेमोक्रेट खातून है वो सीट जीत गई हैं। बहुत सालों बाद जो है वो सीट रिपब्लिकन्स की होती थी, और अभी मिड टर्म आने वाले हैं। मिड टर्म में इनकी और दुर्गत लगेगी। इनके हाथ से जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चला जाएगा। इनके ऊपर जो है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एप्स्टीन के जो केसेस हैं उसमें इनका नाम सारे फहरिस्त है। और लीजिए और इसमें कोई शक मस्तकान साहब, वॉशिंगटन पोस्ट की आप एक पोस्ट को चेक करेंगे तो अभी 23 मिनट्स पहले उन्होंने पोस्ट किया है, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स मेड मिस्टेक्स बाय falling to Iran's regime and I am correcting them. President Trump said during an address to the nation Wednesday night. ये भी कहा कि जो रजीम का फेलियर था वो हमने करेक्ट कर दिया है। अब इसमें मैं एक और कड़ी जोड़ना चाहूंगी। कल ही जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इसराइल को लेकर के लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में बोलती हुई नजर आई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इसराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूं, फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूं, मैं घोषणा करती हूं कि इटली इसराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। यानी कि आप देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की जो चर्चा है वो तो हो ही रही थी अंदर खाने। ये प्रेशर नहीं आया क्या राज डोनाल्ड ट्रंप को? देखें, और ये जो जॉर्जिया मोलिना का आपने बात किया, ये ट्रंप के बहुत करीब होते थे अभी 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। व्हील्स हैव टर्न नाउ। या बिल्कुल वो चेंज हो गई ना। क्योंकि ट्रंप के जो हरकत हैं वो ऐसे थे कि उन्होंने अपने जो करीबी लोग हैं उनको भी नाराज कर दिया। इनके जो अपना स्टाइल है अपनी मनमानी करने का, जो मेरे दिल में आए वो कह देने का। देखें, इसमें स्टेट्समैनशिप तो कहीं नहीं है ना जी। व्हाइट हाउस का एक डेकोरम होता है, व्हाइट हाउस सदर का घर है, उसका एक इज्जत होता है। ये महसूस समझते हैं कि ये कोई चीज नहीं है, मैं पैसे वाला अरबपति हूं तो मैं सब में बड़ा हूं, मैं सब में ज्यादा सियाना हूं, मैं सब में ज्यादा सब कुछ मुझे पता है। ये इस किस्म का बेवकूफ शख्स है, अमेरिका के लिए बहुत नुकसानदा है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, भारत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा में इनके पॉलिसी के ऊपर फेवर कर रहे हैं। खान साहब, आप भाई ये पीठ अपनी थपथपा ली है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और इस बात का भी जिक्र कर लिया है कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने उनके परमाणु जो संयंत्र हैं उनको निस्तनाबूद कर दिया है, हमने अपने सारे टारगेट अचीव कर लिए हैं, हमने वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा दिया है। फिर ये जो अगले 3 से 4 हफ्ते है, इसमें क्या होने वाला है? ये 3 से 4 हफ्ते का वक्त जो है ये क्यों क्रूशल नजर आता है? ये क्यों रखा गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? इन्होंने ये इसलिए रखा है ताकि इजराइल को और खुश करें, ताकि वो बताएं कि अब तक 2000 लोग मारे गए, 2000 काफी नहीं है, 8-10 हजार मारे जाएं। यही अचीव कर सकते। देखे, ईरानियन अमेरिकन यहाँ पर इस इलाके में रहते हैं, मेरी उनसे 1-2 सलाम दुआ रहती है। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये बेशक हमें बिल्कुल तबाह बर्बाद बेशक कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमें तबाह बर्बाद नहीं कर सकते, उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये जीतेंगे, ये जीत नहीं सकते। जीत, ये जो कहते हैं ना कि हम जीतेंगे, जीत इनकी नहीं हो सकती है। ये अफगानिस्तान से हार के गए थे। ईरान की आबादी अफगानिस्तान से 2 गुना ज्यादा है। ईरान की तालीम अफगानों के मुकाबले में कई ज्यादा है। ईरान के जो है पर कैपिटा इनकम अफगानों के मुकाबले में कई ज्यादा है। ईरान के पास तेल की पैसे हैं। ये कहां से जीत सकते हैं? नहीं जीतेंगे इनको। और अगर ये खर्ग आइलैंड पे लैंड किए तो इनका वो हशर होगा कि पूरी दुनिया देखेगी।
यानी आप ये कह रहे हैं मस्ती खां साहब की, यानी अमेरिका जिस बिना पर सुपर पावर है उसके पास जो, अगर हम देखें सबसे बड़ा अगर हम देखें डिफेंस सेक्टर है, उसके पास सबसे ज्यादा बजट उसके पास रहा है, उसका कंपैरिजन ईरान कर सकता है? क्योंकि अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात का जिक्र किया कि कोई कंपैरिजन नहीं है, जो हथियार हमारे पास है, जो पैसा हमारे पास है, जो इकोनॉमी हमारे पास है, जो रिसोर्सेज हमारे पास है, उसका ईरान से कोई भी मुकाबला नहीं है। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कि ईरान इनको शिकस्त देगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये फाते नहीं होंगे। दो अलग चीजें। देखिए, ये फाते नहीं हो सकते ईरान में, मुमकिन ही नहीं है। ये वियतनाम में तो इनको बाकायदा शिकस्त हुई थी ना जी, ये भाग गए थे। इनको ईरान से भागना पड़ेगा। इन्होंने जो देखे, ये नाम ले रहे हैं सऊदीया के, कतर के, कुवैत के, बहरीन के, ये कौन सी जमहूरियतें हैं? ये तो जो आपके इंडिया में, पाकिस्तान में हम नवाब कहते थे, या के चौधरी, बड़े चौधरी होते थे, ये उस किस्म के लोग हैं, ट्राइबल जो चीफ हैं ये। इनको जो है MI6 ने और CIA ने रॉयल्टी का टाइटल दे दिया है। ये कहां से रॉयल्टी हो गए? हमें इनका अच्छी तरह पता है। देखे, हम बलूचिस्तान जो है उस खित्ते से लगा हुआ है, हमें उनका बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है वो कौन है। जैसे कि सरदार होते हैं ना, हमारे पास बलूचिस्तान में सरदार कहलाते हैं। ये जो शेख है, दरअसल सरदार को अरब लैंग्वेज में शेख कहते हैं। ये सारे शेख जितने भी हैं, ये ईरान के मुकाबले में काफी पीछे हैं। और मैं आपको देखिए, कतर का क्या हाल है? कतर में 90% लोग बाहर के हैं। UAE का क्या हाल है? 90% लोग बाहर के हैं। अच्छा, इंडिया का इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये इंडिया ना कहे कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। कैसे न्यूट्रल रहेंगे? नहीं, न्यूट्रल तो है खान साहब, न्यूट्रल तो है, क्योंकि रिश्ते तो हमारे इजराइल से भी अच्छे हैं, रिश्ते हमारे ईरान से भी अच्छे हैं, और रिश्ते हमारे अमेरिका से भी अच्छे हैं। नहीं, ये कहना कि उस हवाले नहीं से है। बीबी, देखें, आपके पास इन मुल्कों से $52 बिलियन सालाना रेमिटेंस आती है। $52 बिलियन कोई कम बात नहीं है। अब जरा हमें और समझाइए। देखिए, जो खाड़ी देश हैं, जहां पर अभी तक अमेरिका ने बेस बनाए हुए थे, अब यहां पर ईरान की तरफ से भी हमले हुए हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेस थे। हालांकि लगातार ईरान ये कह रहा है कि हमारी आपसे कोई नीचे दुश्मनी है नहीं, लेकिन चूंकि आपने अमेरिका को यहां पर घुसने दिया और इसी वजह से अमेरिका हम पर अटैक कर पा रहा है, तो उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है। अब ये जब युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर ये जो 2 से 3 हफ्ते के बाद का वक्त है, इसमें आपको इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में, खाड़ी देशों में और ईरान के साथ इनके संबंधों में, या फिर इजराइल को भी इंक्लूड कर ले, क्या किसी तरह का बदलाव आपको नजर आता है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, देखें, जब ये पिछले साल जून के महीने में जो 12 दिन की लड़ाई चली थी इजराइल और अमेरिका की, चल रही थी ना जून के महीने में, 13 जून को वो लड़ाई शुरू हुई थी। 14 जून को अमेरिका के इलाकों में एक होटल में, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी का शागिर्द होटल में बैठा रहता है, वो कौन मौसूफ थे? वो दुनिया के जो सबसे बड़े फौज हैं, इस्लामी फौज, उसके सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब, वो यहाँ नफ्स नफीस मौजूद थे उस वक्त जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर दबादब बमबारी किए जा रहे थे। मिडनाइट हैमर था ना उस ऑपरेशन का नाम, मिडनाइट, जिसमें के 21 जून को ईरान के ऊपर उनके जितने भी न्यूक्लियर वो तस्सीबात थे उस पर बम अमेरिका ने बरसाए थे। उससे 3 दिन पहले ये आसिम मुनीर ने यहाँ पर व्हाइट हाउस में रोस्ट खा के गया था ना। हाँ। तो ये तो इसके दिमाग में ये था कि ये पूरे इलाके का पुलिसमैन बन जाएगा, समझ रहे हैं? माइकल कोरेला जो उनका सेंटकॉम का चीफ था और जो इजराइल के बहुत ही करीबी जनरल था, उसने आसिम मुनीर को ट्रंप के साथ करीब लाए, समझ रहे? और ये पर अगर स्टीव विटकॉफ ने, दोनों ने, खान साहब, लब्बो लुआब अगर हम निकालें तो इस पूरे संबोधन में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियां जो निकली है वो रजीम को लेकर, कि हमने रजीम चेंज की मकसद से कभी अटैक किया ही नहीं। दूसरा,
न्यूक्लियर हथियार को लेकर के उन्होंने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई कि हमारा मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करना था। हमारा मकसद वहाँ पर रेजिम चेंज को लेकर के नहीं था, ऑयल को लेकर के नहीं था। अमेरिका इतना ऑयल अकेले बनाता है जितना सऊदी और रशिया मिलकर बनाते हैं, कंबाइन करके बनाते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक और लाइन ये कि एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। एपिक फ्यूरी तब तक जारी रहेगा और जहां पर भी इस तरीके की हलचल कहीं देखी जाएगी, क्योंकि हमारे सिस्टम्स जो है बहुत एक्टिव है, कहीं पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक भी हलचल और फिर से मिसाइलों से बारूद हम बरसाएंगे। ये लबोलुआब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन में निकल आया। देखें ये एपिक फ्यूरी नहीं बल्कि एपिक फॉली है। फॉली कहते हैं ना बेवकूफी को, ये एपिक फॉली है, फ्यूरी नहीं है। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं, 10 अगस्त को यही मौसूफ जिनका नाम मैंने अभी लिया था, आसिम मुनीर, ये डोनाल्ड ट्रंप के घर से 210 मील दूर टेम्पा में ग्रैंड हयात होटल से इन्होंने अनाउंस किया ना कि मैं आधी दुनिया को ले डूबूंगा। इन्होंने कहा ना कि तो इंडिया तो जो है वो तो एक शाइनिंग मर्सिडीज है। तो डूबे, इतने मौतों का संख्या, इतना संहार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो इस वक्त ईरान में बनी हुई है। और अभी मैं बता दूं लाइव विजुअल्स भी कुछ मैंने देखे ट्विटर पर, जब आप जाएंगे, एक्स पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे तेहरान में अभी भी अमेरिका इजराइल के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सब में बड़ा बदमाश, मैं बलूचिस्तान से हूं ना, हमारे ऊपर जो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, आपके भारत में इंतहाई पीसफुल लोग, देखिए उनको कितने हजारों लोग इन्होंने टेररिज्म में आपके बेगुनाह लोगों को मारा ना। उस फौज के लिए, वो फौज जो है बार बार इंडिया को धमकी जब देता है न्यूक्लियर, उस वक्त ये गोरे अपने आंख बंद कर देते हैं। भारत के साथ ये एकड़ी चल नहीं पाई थी डोनाल्ड ट्रंप की, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कई दफा। अब आप देखिए टैरिफ में भी पछाड़ा भारत ने, टैरिफ में भी वापस बयान लेने पड़े, टैरिफ भी वापस लेना पड़ा। अब आप देखिए दूसरी तरफ जो बयान दिया था कि ओपीएस सिंदूर में हमारे इतने विमान, इतने हमारे जो कहा जाए, जो तस्वीर हमने दिखाया था, हमारे इतने एयरक्राफ्ट गिर गए, वो सब भी धता साबित हुआ था जब उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए थे, वो अपने आप को बचा रहे थे कि वो खत्म ना हो जाए, मार ना डाले भारत। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खान साहब आ रही हूं वापस आपके पास। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की नौसेना पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुकी है और एक ही महीने से ईरान में जो जंग जारी है इसमें बड़ी सफलता जो है अमेरिका को मिल चुकी है। देखिए ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, यह बड़ा दावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस वार्ता के जरिए इस बात को साफ किया। 1 महीने से ईरान से जंग जारी है। इसके साथ साथ ये कहना कि ईरानी सेना हमारे कंट्रोल में है, ये भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि ईरानी सेना हमारे कंट्रोल में है। युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट, ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और ईरानी सेना हमारे कंट्रोल में है। खान साहब, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा, अब इस पर क्या टिप्पणी आप देंगे कि ईरानी सेना इनके कंट्रोल में? देखिए ईरान की फौज जो है ना, अच्छा खासा बड़ा तादाद है, छोटी फौज नहीं थी उनकी। जो ये सिक्योरिटी फोर्सेस की, जहां तक मैंने देखा, तकरीबन 9 लाख लोग थे, 9 लाख में। देखें ट्रेडिशनल वॉर में अगर वो इनको शिकस्त दे देगा ना, और जाहिर है कि अमेरिका हावी होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 10,000 इनके गोरिल्ला आउटफिट्स बन जाएंगे। ये गोरिल्ला आउटफिट्स 10,000 जो बनेंगे, ये ट्रंप उसको कंट्रोल करेगा, कहीं नहीं कंट्रोल हो सकता है। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे वो। ये इन्होंने पोल तो ये भी खुली थी जो अपने आप का एक कहा जाए ढोल पीटते हुए पूरी दुनिया में अमेरिका जाता था। इतने हाई कॉस्ट मिसाइल्स, इतना बड़ा जंगी बेड़ा और इतनी हाई मेंटेनेंस के साथ, अगर कहा जाए सोने के इन्होंने जो मिसाइल रखे थे वो तो फिसड्डी साबित हो गए। एक एक कर ईरान ने कैसे बम बरसाया है वहां पर, वो दिखाता है, चाहे वो इजराइल हो, इनके सीआई के ठिकाने हो वहां पर। जी हाँ, देखिए उन्होंने जो भी इनके 19 तकरीबन कम से कम 19 बेसिस इनके थे पूरे इलाके में, या CIA बैठी हुई थी, उनको उन्होंने टारगेट किया। और देखें दुबई से एक बड़े पैसे वाले बिलियनियर थे खलीफा हफ्तूर ने आके
खासकर ट्रंप के लिए कहा। हालांकि खलीफा हफ्तूर कुछ 6-8 महीने पहले या 1-2 साल पहले उन्होंने इजराइल के बयान में कुछ बयानात दिए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतनी ज्यादती हो रही है तो खुलकर आए और उन्होंने ट्रंप से कहा कि भाई आपने ये क्या कर दिया है, इजराइल के कहने पे आपने पूरी आग लगा दी है हमारे इलाके में, समझ रहे हैं। तो वहां इन पूरे सोसाइटीज में देखें, खान साहब, सऊदी लेकिन अरब, अब इसमें सऊदी खान अरब साहब, सऊदी मैं अरब छोटा सा कहते हैं ना। इंटरप्शन करना चाह रही हूँ। उसमें तो ये भी खबर थी ना कि यूएई ने कहीं ना कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि आप जाइए ईरान में और वहां पर जाकर हमला करिए और ये जो प्रॉक्सीज है इन्हें निपटाइए, क्योंकि इसने पूरे क्षेत्र में अशांति फैला रखी है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो तमाम खाड़ी देश हैं ये बड़ा ईरान के समर्थन में, ये भी जाहिर है कहीं ना कहीं पीछे से अगर हम देखें बैक स्टैप कर ही रहे थे। देखें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो ये सारे देश मोनोलिथिक तो नहीं है ना जी। लेकिन जो अबू धाबी में जो शेख हैं और जो दुबई में शेख हैं, अलग अलग फैमिलीज हैं। अबू धाबी का अल नहयान है, दुबई में मखतूम है, समझ रहे हैं ना। तो दुबई वाले जो हैं वो हमेशा ही ज्यादा तिजारती और इस किस्म के रहे हैं। जो अल नहयान जो अबू धाबी की हैं, उनके पास तेल का है दौलत, वो कोई तिजारती वगैरह नहीं रहे हैं। तो इनमें एक खलफशार है। और इसी तरह सऊदी अरब में इस वक्त जो खान साहब, ये बहुत है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे, पर हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी तारुफ करा देते, फिर आपके पास दोबारा लौट कर आते। साहिब साहब, आपका भी स्वागत है। और प्रेस वार्ता आपने सुनी होगी, आपने संबोधन सुना होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वॉज इट एक्सपेक्टेड? क्योंकि हम तो कुछ और सोच रहे थे। Yes, it was an anti-climax. जितने कयास लग रहे थे पूरी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने काफी अर्ली वार्निंग दी थी। इतनी अर्ली वार्निंग तभी देते हैं जब कोई मेजर अनाउंसमेंट करनी होती है आमतौर पे। बट ट्रंप इज ट्रंप, यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कोई भी नई चीज निकल कर नहीं आई है, लेकिन 3 की पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए लाइव देखने पे, अभी इसमें थोड़ा सा और डीप स्टडीज करनी पड़ेगी। 3 की पॉइंट्स। एक नया वर्ड यूज किया, वी विल ब्रिंग ईरान टू स्टोन एज। मतलब मंशा क्लियर है कि अभी बम्बार्डमेंट्स बहुत मेजर स्केल पे, इंटेंस बम्बार्डमेंट्स होंगी और शायद उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हो जिसको आमतौर पे इवन वॉर के समय नहीं छुआ जाता है, बिकॉज वो डायरेक्टली सिविल कन्वीनियंस से रिलेटेड होते हैं। खास करके मैं बात कर रहा हूँ पावर सप्लाई, पानी को शुद्ध करने की प्रक्रियाएं और तेल और गैस के भंडार। तो एक स्टोन एज टू ईरान। आपको ऐसा नहीं लगता है कि मूवी की शूटिंग चल रही है? शुरुआत में ट्रेलर दिखाया जाता है, ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाती है, खामेनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर चाल, हर एक मूव जो है डोनाल्ड ट्रंप फूक फूक कर रखते हैं, चाहे वो तेल को लेकर के हो, चाहे वो हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लियर प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करने को लेकर के हो। उसमें हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप भी कई दफ़ा पीछे हुए जब हॉर्मुज की स्थिति आई, कई दफ़ा आगे बम्बार्डमेंट को लेकर हम देखते हैं कि सीआई के ठिकानों को जब निशाने पर ले रहे थे तो इसराइल के साथ मिलकर कैसे ईरान के तमाम शहरों को, चाहे हम तेहरान की बात करें, कैपिटल की बात करें, या अन्य जो इम्पोर्टेंट इस्फाहान है या अल्ले जो अगर कहा जाए जगह है, इन तमाम जो टारगेट्स इन्हें हिट करते हुए एक क्लाइमैक्स तक पहुंचना, आज की प्रेस ब्रीफिंग तक पहुंचना, ये कहना कि 32 दिन में हमने समाप्त कर दिया है, 32 दिन में हमने जंग को आगे दिखा दिया है, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज तक वर्ल्ड वॉर 1 में हमने देखा, वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा, सालों दर साल ये जो जंग है वो चलती रही, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। यहां पर 32 दिन में अमेरिका ने समेट दिया है। लेकिन फिर भी साहिब साहब 3-4 हफ्ते और लगेंगे। अब ये 3-4 हफ्ते किस लिए लगेंगे जब सब कुछ हो चुका है? तो हाँ, तो मोनिका, पहले रितु का जवाब दे देता हूं कि एकदम सही आपने पकड़ा है। उनका जो एक स्टोन एज के बाद जो मैं कह रहा था कि किन की पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं, तो दूसरा था ही वाज जस्टिफाइंग द एक्ट, क्योंकि वो कहना चाह रहे थे कि हमने 1.5 साल, 2 साल, 9 साल और 18 साल की जंगें लड़ी हैं जब भी हम बाहर गए हैं। इराक में और वियतनाम का खास फोकस था। तो उस कंपैरिजन में ही वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द पीपल ऑफ अमेरिका। ये आज का उनका भाषण अमेरिका के लिए था, दुनिया के लिए नहीं था। और उसमें उन्होंने वही बातें रिपीट करी, लेकिन उन्होंने बोला है कि 32 दिन हुए हैं एज कंपेयर टू, देखिए वो कैसे माइंड गेम्स खेलते हैं कि 8 साल, 18 साल, 19 साल, 2 साल और 32 दिन। तो इमीडिएटली अमेरिकन जनता को ये लगेगा हाँ ये तो बहुत ही कम है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि उनका टारगेट कितना बचा है। देखिए वो ये समझ रहे हैं, पेंटागन को भी ये पता था कि ईरान बहुत बड़ी कंट्री है
32 दिन में पूरे ईरान के सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें से कि हो सकता है कि 50% से ज्यादा इनके मिसाइल स्टोरेज, उनकी असेंबली लाइंस अंडरग्राउंड हो। और कितनी अंडरग्राउंड हो? जो बंकर बस्टर बम से ज्यादा डीप हो। जून के अटैक के बाद उन्होंने और डिग आउट किया होगा, उसके पहले से भी करते रहे होंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि बंकर बस्टर बम्स की टोटल कैपेसिटी पठारी इलाकों में, रॉकी टेरेन में कितने मीटर, और 20 मीटर, फिसड्डी तो 25 अमेरिका मीटर। के भी तमाम मिसाइल्स हुए ना सर, वो तो हमने भी देखा कि कैसे आसमान में ही उड़ा दिए गए। और जो हाई कॉस्ट और एक का कहा जाए सोने के जखीरे से निकालकर वो अपने मिसाइल लाए थे, वो तो ईरानी कहा जाए लो कॉस्ट मिसाइल्स के सामने टिक नहीं पाए। तो दुनिया को क्या ये ढिंडोरा पीटते रहते हैं फिर। चलिए इस बीच एक उसमें अपडेट थोड़ा जरा मैं सर आपके पास लौट रहा है, एक अपडेट जरा साझा कर ले। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से जुड़ा हुआ है, जरा दर्शकों को बताते चले ईरान पर क्या कुछ कहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी बड़े नेता मारे जा चुके हैं, ईरान का रिजीम खत्म हो चुका है, युद्ध के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर ये जो बयान और ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है विक्टिम को और ज्यादा किस तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। ईरान ने अपने लोगों को ही मारा है, हमारी सेना सबसे ताकतवर है और हम सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अमेरिकियों के हित में लगातार बने हुए। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, ट्रंप के बयान के बाद कच्चे तेल के जो दाम है उनमें बड़ा उछाल देखा गया है। ट्रंप के बयान के बाद ये जो तब्दीलियां ही आनी शुरू हो गई है। कच्चा तेल $105 प्रति बैरल पहुंच चुका है, कल $100 था। ये कीमत देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर लगातार इस वक्त इस चीज को लेकर हलचल थी कि यही जो तेल है, यही ऑयल की जो खपत है और इसके दाम है, यही प्रेशर डाल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप पर। खान साहब, आपका मत क्या कहता है? यही वजह थी, हॉर्मुज ही वजह थी कि यहीं से जब 20% जो तेल गुजर रहा था उसे रोक दिया, तो यही सांसें अटक गई डोनाल्ड ट्रंप की। देखिए, मैं आप सर्च करता हूँ, मैं यहाँ अमेरिका में गुज़श्ता 26 साल से रह रहा हूँ, 26 साल से। अभी जो ये लड़ाई शुरू हुआ है, मेरे पास छोटा सा टोयोटा है। टोयोटा में पेट्रोल डालने के लिए $55 खर्च होते हैं। पिछली मरतबा मैंने फिल किए, $55 खर्च हुए। आज मैंने दोबारा डाले, तकरीबन 10-15 दिन के बाद दोबारा $55। ऐसे पहले कभी नहीं होता था। $40 में, $35 में टैंक फुल हो जाती थी। हर आदमी के ऊपर असर आ रहा है। और अमेरिकन जो है वो तो तेल से इतनी एडिक्ट है ना, तेल से, ये पेट्रोलियम से इंतहाई ज़्यादा एडिक्टेड है। उनके लिए अगर कोई सस्ता तेल ले आए तब वो बल्ली दुनिया में जो कुछ भी कर ले, इनको असर नहीं होता है। इनको असर इसलिए नहीं होता है कि अमेरिका ने कभी भी कोई ऐसा बड़ा जंग देखा नहीं है। इनके ऊपर पर्ल हार्बर में एक हमला हुआ था। इनके जो भी 200-250 साल इनकी पुरानी जो भी मुल्क है, उसमें एक मरतबा हुआ था बाहर से आने वाले, और वो जो बरतानिया के वक्त थोड़ा सा हुआ था। लेकिन वैसे इनको जंग का कुछ पता ही नहीं है। हम और आप, मैं अभी कल के दिन भी धुरंधर देखने गया था यहीं पर। धुरंधर देखते हुए लोग पॉपकॉर्न लेके और कोका कोला लेके धुरंधर देखते हैं ना जी। ये लोग अमेरिकन इसी तरीके से। और क्योंकि आप तो बलोच हैं, आप तो रिलेट भी कर पा रहे होंगे। धुरंधर में एक डायलॉग भी है, एक लाइन जो है वो घायल हूँ, घातक हूँ, वो ईरान ने साबित भी कर दी है। शायद सर इस पर बिल्कुल, जरा हम भी इसी प्रकाश तरह, डालिएगा। हम बलोच भी घायल है और घातक भी है इसी वजह से। और हमें तो धुरंधर जो लियारी है ना, वो मेरे सारे रिश्तेदार हैं वहाँ। अच्छा। और आपको मजेदार बात बता दूं, जमील जमाली जो है मेरे रिश्तेदार ही लगता है। कितनी तो पॉपुलर आप इंडियन फिल्म्स यहाँ पर हो ज्यादा रही हैं। रिलेट कर पा रहे होंगे इस डायलॉग से। शायद सर इस पर जरा प्रतिक्रिया दीजिएगा। घायल हूँ, घातक हूँ, और ईरान ने साबित कर दिया है, हार कर भी जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ईरान को भी जीता हुआ नहीं मानता हूं ऋतु में। बहुत सीरियस वॉर है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे ये जो आईडीएफ और यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है अलग अलग नामों से, उसका स्ट्रेटेजिक गोल था टू डिग्रेड ईरान एज अ मिलिट्री पावर। क्योंकि उन दोनों को, एक को अपना एग्जिस्टेंस का खतरा था और एक के अपने बहुत मेजर
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ्यूचर गोल्स, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ। और एक खतरा अमेरिका के लिए ईरान हमेशा से रहा था और पिछले कुछ वर्षों से वो काफी पावरफुल हो रहा था इन टर्म्स ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल या मीडियम रेंज मिसाइल्स, जिससे अमेरिका को रियल खतरा जैसे नॉर्थ कोरिया से वैसे ईरान से, वो ईरान को उतना स्ट्रांग ओपोनेंट मानने लगे थे। तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी टू डिग्रेड, जैसा कि कई वार्ताकार कह रहे थे, एनालिस्ट कह रहे थे कि ये इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ट्रम्प, ये तैयारी टू डिग्रेड ईरान एज अ मिलिट्री पावर कुछ वर्षों से चल रही थी, सारी प्रैक्टिसेस होती थी। और आज के संबोधन पे अगर हम वापस आए तो देखिए उसने खार्ज आइलैंड का कोई खास जिक्र नहीं था और हॉर्मुज पे फिर से वही रिपीटेटिव था। कई बार ऐसा हो सकता है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, कि जब उनको कोई स्पेशल ऑपरेशन अंडरटेक करना होता है तो वो अपना जो फोकस है वो डिफ्लेक्ट करते हैं फॉर द एनिमी, कि अच्छा ये तो 2-3 हफ्ते में निकलने वाला है, कह रहा है हॉर्मुज को, हमारा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, खार्ज कर तो जिक्र ही नहीं किया। तो 1% वो भी होता है कि डिफ्लेक्शन टेक्निक होती है व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम बिग एक्शन इन दोज 2 एरियाज। उसके बाद उन्होंने जो ये रियलिटी है, आप इस बात को समझें कि ईरान की मिलिट्री पावर एक्सेप्ट द मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास ना थे ना होंगे। एज अ इस्लामिक नेशन उनको बहुत रिजिड है उनकी थॉट कि ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अब नई जो उनकी लीडरशिप आएगी वो खुमैनी साहब की तरह मैच्योर्ड होगी कि नहीं होगी हम नहीं कह सकते। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि IRGC की जो नई थिंक टैंक है वो इन बातों को नहीं मानते कि इस्लाम में मना है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो हमें नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि उन्हें एक खतरा दिखा कि इस तरह के अटैक भी उन पे हो सकते हैं। तो दैट इज वन। लेकिन उनकी जनरल मिलिट्री पावर, उनकी आर्मी के एम्युनिशन, उनके आर्मी के हार्डवेयर बहुत बुरी तरह से फरबाद हुए हैं और अगले 2-3 हफ्तों में मेजर एस्केलेशन ऑफ बम्बार्डमेंट आपको साहिब साहब, देखने को यानी मिलेगी। ये जो अभी तक हमने जो अंतराल देखा है 28 फरवरी से अभी तक का, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद इसमें बहुत बड़ा अगर हम चेंज देखेंगे, ये जो युद्ध का तरीका होगा या फिर जिस तरीके से बम्बार्डमेंट होगी या फिर जिस तरीके से मिसाइल अटैक होंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये जो अटैक मैट्रिक्स है वो बहुत मेजरली एस्केलेट होंगे, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ इनकी ईरान की एयर डिफेंस और डिप्लीट होती जा रही है और अमेरिकन फोर्सेस रीइंफोर्स हो रही है, मतलब उनकी सप्लाई चेन वापस लिंक हो रही है। बीच में 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद अचानक से ऐसा लग रहा था कि उनके जो मित्र देश हैं, मतलब वेस्ट एशियन कंट्री, उनकी एयर डिफेंस इनिशियल ओवर रिएक्शन की वजह से उनकी एयर डिफेंस कैपेसिटी थोड़ी चैलेंज हुई थी। गोला बारूद, जमीन से हवा में मार करने वाले इंटरसेप्टर्स, वेरियस टाइप्स के, एक गन से लेके सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम बैटरीज बोलते हैं जिनको। तो अब वो वापस, मेरे ख्याल अमेरिका ने बहुत मैसिव लेवल पे थ्रस्ट दिया था, यूक्रेन के कुछ सामान वापस इधर डिफ्लेक्ट किए गए थे, तो दे आर बैक इन एक्शन। तो मैसिव और अब तो क्योंकि सबसे बड़ी खबर भी आ गई है, जिस तेल पर ये पूरा खेल हो रहा है साहिब सर, ये पूरा खेल रचा जा रहा है, ये आज के वर्तमान वक्त में जो सबसे बड़ा वॉरफेयर के रूप में देखा जा रहा है वो ऑयल वॉरफेयर ही आप मान लीजिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा जाए, उसमें बड़ा बदलाव आया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, $105 प्रति बैरल पहुंच चुका है ये आंकड़ा, ये $100 प्रति बैरल बीते दिन था। और ये बदलाव क्या दिखाता है? एक बड़ी खबर, और उसके बाद वापस आ रही हूं साहिब सर, ईरान की परमाणु क्षमता पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को परमाणु शक्ति बिल्कुल बनने नहीं देंगे। इस वक्त की बड़ी तस्वीर आपको दिखा दे, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो पक्ष रखा गया है जिसमें कहा जा रहा है किसी कीमत पर साम दाम दंड भेद लगाते हुए हम कोशिश करेंगे अमेरिकियों को सुरक्षित करने की, पुरानी गलतियों को आगे रिपीट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, पुरानी सरकारों पर ठीकरा फोड़ा है यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि पुरानी गलतियों को ठीक कर रहा हूं। ईरान को गलत काम की सजा मिली है जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, यानी कि इस बात की तस्दीक है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान खुद जिम्मेदार है। ईरान के हाथ खून से सने हुए हैं, ईरान ने कई अमेरिकियों की जान ली है, ईरान की सत्ता ने ईरानियों की जान ली और उसी का खामियाजा यहाँ पर ईरान को उठाना पड़ रहा है। इस बात का जिक्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया अपने संबोधन में। बिल्कुल, और हमारे साथ खास मेहमान लगातार कनेक्ट है, उनका सीधे रुख करते हैं, जानते हैं उनसे कि इस संबोधन के मायने क्या है। कर्नल संतपाल सर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और उनके पास भी जाएंगे। खान साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साई सर भी जुड़े हुए हैं। राघव जी, ये बताइएगा, हम अगर एक तस्वीर प्रेजेंट करें, दुनिया भर में चर्चा इस बात की हो रही थी कि आज फाइट खत्म होने वाली है, ये फाइट एक्सक्लेट होने वाली है, ये दोनों ही चीजें नहीं हुई, एक नया क्लाइमैक्स लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप। जी,
देखिए, ट्रम्प साहब ने जो अपने देश को संबोधन किया है, उन्होंने देश में जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं उनको शांत करने के लिए, और वॉर के टाइम पे ऐसा जो बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन होती है कंट्री के अंदर, वो लोगों के साथ में कनेक्ट होना। और जो उन्होंने अपने टारगेट्स बताए हैं कि हमको परमाणु खतरा था, वो वर्ल्ड के लिए खतरा था, तो वो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। और उन्होंने जो कहा कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव ले लिए, पूरे किए हुए, नंबर 2। नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एक इसको जो है ईरान की जो शक्ति है उसको आक्रामक नहीं होने देंगे। नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट की सेना की उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा है कि ईरान का जो ये उसकी अपनी गलती से जो है ये पूरा नुकसान हुआ है। जी। साई साहब, आपके पास एक बार फिर से आ रहे हैं। अभी आपने जिक्र किया और हमने भी सुना यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि किस तरीके से एस्केलेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अब उन लोगों का क्या जो सड़कों पर उतर आए थे, अमेरिकन जो सड़कों पर उतर आए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो साथ साथ मिड टर्म इलेक्शन से हम ये भी जानते हैं। सो ऐसे में क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इस युद्ध में और पड़े, एस्केलेशन को और ज्यादा बढ़ाएं? मोनिका, ये जो आप शोडाउन देख रहे हैं यूएस में, ये लार्जली स्पॉन्सर्ड हैं बाय द डेमोक्रेट्स एंड बाय द पीपल हु आर एंटी इजराइल। अमेरिका में एक पूरी लॉबी है जो एंटी जूज है, क्योंकि जूज वहां पे काफी बड़े लेवल पे बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड है और ये फिर से होता रहेगा। क्या ये जो रेटिंग्स डिप कर रही हैं, इन पे कोई असर पड़ेगा? शायद 1-2% का असर पड़ेगा, क्योंकि आज उन्होंने डायरेक्टली बात की है, ना कि थ्रू मीडिया। डायरेक्टली उन्होंने एड्रेस किया है अपने राइट विंगर सपोर्टर्स को, जो इनको मिड टर्म इलेक्शन में इनको उम्मीद है कि इनके लिए वोट करेंगे। रिपब्लिकन्स में कुछ आवाजें आ रही मोनिका, जिसमें रिपब्लिकन्स कुछ सांसद अब ये वॉर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रंप के प्रेशर में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और इसी तरह नाटो से विड्रॉ करेंगे क्या ट्रंप, इसको लेके मुझे लगता है मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या पीट हेगसेथ, अगर आप इनके पिछले 2 दिनों की वेरियस इंटरव्यू बाइट्स को देखेंगे, तो उस पे वो ट्रंप के साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं। हालांकि वो बहुत पोलाइटली ये बोल रहे हैं कि साथ है नहीं है साथ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट साहिर सर। लेकिन मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि हम ये जो स्थिति देख रहे हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ये दोनों ही अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से इसका एज जो है डेमोक्रेट्स ना ले पाए। और जो प्रोटेस्ट मास तौर पर हो रहे थे, हम लोगों ने जो सड़कों पर देखा होते हुए, न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो हुजूम लगा प्रोटेस्ट करने के लिए, इस बात का विरोध करने के लिए कि अमेरिका इसमें क्यों घुस रहा है, अमेरिका की इसमें क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट है। हालांकि बिजनेस बैकग्राउंड से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो उस परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं, लेकिन क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि पूरे युद्ध में अगर जंग की तस्वीर दिखाई जाए या इतिहास में भी कभी इसके बारे में जिक्र होगा, तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था, जो बोलने का सेंस था, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, वो डिफरेंट होती थी, वो थोड़ा एग्रेसिव रहते थे। लेकिन आज का जो संबोधन था वो खुद लाल हो रहे थे और उन्होंने बहुत दबी आवाज में एक्सेप्ट किया। अंदर खाने उनके शब्द ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं वो अंदर जो विरोध हो रहा है, देश के भीतर जो बैकलैश झेल रहे हैं, वो उनके लिए मुसीबत है। मैं कुछ कहूं? हाँ, जी, आज वो डेफिनेटली पहले से थोड़ा ज्यादा माइल्ड, सॉफ्ट दिखे हैं ऋतु, ये बात बिल्कुल सही है। आमतौर पे एग्रेसिव पोस्चर रखते हैं, लेकिन वो इसमें ये भी 2-3 एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे कि वो एग्रेसिव पोस्चर्स वो तब रखते हैं जब उनके सामने एक हॉस्टाइल मीडिया होता है, और आज वो मीडिया बीच में नहीं था, ही एंड द माइक, ही वाज एड्रेसिंग ऑन कैमरा। तो वो जो उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि अभी सीएनएन के किसी कॉरेस्पॉन्डेंट ने सवाल पूछा, केट कॉर्नलिंस ने सवाल पूछा, या जी, तो वो पहले से इरिटेटेड, एक उनके पास बहुत ही डीप, फर्स्ट ट्रंप में भी और ट्रंप 2 में भी वो खास तरह के मीडिया हाउस से एकदम एलर्जी है उनको, तो वो उसके जवाब पहले से तैयार रखते हैं, सवाल खत्म नहीं होने देते हैं। कई बार देखा होगा, तो आज वो थोड़ा सा माइल्ड उस वजह से भी दिखे। दूसरा, टाइमलाइन एट 80 इयर्स ओल्ड जंक्शन, 9 बजे रात को, मतलब मे बी वो पूरे दिन जितना उनका हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरह एनर्जेटिक तो इन एनी केस नहीं है, योगा वगैरह से, मतलब हेडोनिक, ही हैज बीन अ हेडोनिक गाय, प्लेजर लविंग गाय, प्लेजर वाला जिंदगी, विलासिता की जिंदगी, तो वो हमारे से कंपेयर नहीं होते। लेकिन माइल्ड थे, माइल्ड इसलिए थे क्योंकि अब धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा, कि उनकी जो
रेटिंग्स हैं वो डिप हो रही हैं, इंक्लूडिंग रेटिंग्स -17 पहुंच चुकी खान है। साहब जी, जी। आपका क्या रुख है? अब जिस तरीके से यहाँ पर साई साहब जिक्र कर रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन है इस पे? देखिए मैं एग्री करता हूँ अपने बात से, दोस्त से जो उन्होंने कहा। हाँ। और जो ट्रम्प साहब हैं, देखिए ये जो हो रहा है ये अमेरिकन डिक्लाइन जो है, इसके बारे में पूरी दुनिया में बहुत वक्तों से चर्चा था। ये जो कुछ अभी जाहिर हो रहा है ये अमेरिकन डिक्लाइन को बताता है, ये अमेरिकन पावर को नहीं बता रहा है। देखिए पावर उस वक्त होता जब नेटो सब के सब इनके साथ खड़ी होती, दुनिया के ज्यादातर लोग इनके साथ खड़े होते। ऐसी बात नहीं है, ये इंतहाई अनपॉपुलर वॉर है। अमेरिका में जो रिपब्लिकन है 80% रिपब्लिकन वो इनके साथ हैं, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कितने ट्रांसलेट होते हैं? वो 2.5 करोड़ अमेरिकन आबादी के 2.5 करोड़, पर वो अमेरिका के फिर 34 स्टेल्थ मिसाइल्स कहाँ चली गई? वो क्यों जी? फिर सड्डी हो गई? खान साहब वो जो अपनी जंगी बेड़े से निकाल रहे थे, अभी तो B2 बॉम्बर का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे B2 बॉम्बर ने पूरी तस्वीर जो है टारगेट्स को अचीव करते हुए हमने उनका खात्मा कर दिया है, लेकिन उस पर भी तो जवाब देते हैं जो स्टेल्थ ड्रोन्स उनके खत्म हुए, जो मिसाइल्स उनकी नेस्तनाबूद हुई। देखें, मैं आपको दूसरी में एक दो और चीज अच्छी काम की बात आपको बताऊंगा। देखो प्लीज प्लीज, ये आप ना समझे कि अमेरिका सिर्फ चीन से घबराता है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका के जो दिमाग में इंडिया भी उनका राइवल है। उनको मालूम है कि इंडिया उभरता हुआ पावर है, उनको इंडिया से घबराहट है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो लोग भी आपके यहाँ अमेरिका से ज्यादा करीब जाने की उनको वो सही नहीं सोच रहे हैं। अमेरिका बिल्कुल इंडिया को अपना राइवल समझ रहा है। ये जो आपने देखा अभी टैरिफ बुलिंग इन्होंने की थे 3-4 महीने पहले, ये उसी की अक्कासी थी। ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से जो स्पेशलिस्ट है जो आते हैं इनके ही इकोनॉमी को वो बहुत हेल्प करते हैं। दुनिया ने उसके देखा, लिए कहा नहीं दुनिया ने वो दमखम देखा टैरिफ में जब कोशिश की तो कैसे झुकाया था ट्रंप को। ये दुनिया को दिखाया था कि झुकाने वाला चाहिए, भारत होना चाहिए, और ट्रंप भी झुकते हैं। ट्रंप को भी नीचे उतरना पड़ता है अपनी बयानों से और अपनी कंडीशंस पर, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज इस सिचुएशन में लाना पड़ता है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका की सैन्य ताकत, ट्रंप का बयान इसको लेकर आया है जिसमें अमेरिका जैसी सेना किसी के पास नहीं है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो किस तरीके से यहाँ पर ये बयान जो है, अमेरिका जैसी सेना किसी के पास होने का नहीं है। इस बयान को देने के जरिए कोशिश क्या की गई है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? देखिए, अमेरिका की सैन्य ताकत जैसे किसी के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। आज जब संबोधित किया, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने ही वाला था, ये ट्रंप ने कहा। सहयोगी देशों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ये राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। B2 बॉम्बर से बड़े हमले किए, ये भी कहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अपने आप खुलेगा, जिन्हें भी तेल गैस की जरूरत है, दरकार है, वो हॉर्मुज़ जाएं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्यूरी अच्छा चल रहा है। इजराइल पर अब कोई खतरा नहीं है, ये भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है और यहाँ पर आश्वस्त करते हुए दिखाई दिया है कि इजराइल पर अब कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र किया है कि जो भी अभी फिलहाल कमी नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो कमी टेम्पररी है, वो धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाएगी। हमारे साथ मेजर शाह भी जुड़ चुके हैं। मेजर शाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो संबोधन आपने सुना, इस पर क्या रिएक्शन, क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड था या फिर उम्मीद ये थी कि आज वो कुछ ऐसा कह देंगे कि अब युद्ध समाप्त? डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना झूठ बोलते हैं उतना झूठ किसी ने नहीं बोला आज तक इतिहास में। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से भी एक रिपोर्ट तय हुई थी जहां पर उन्होंने उनके झूठ ना, असल में 2016 की कैंपेन के बारे में जो बयानबाजी करी उन्होंने, 2018 तक लोगों ने झेला उनके झूठ। 2019 के बाद लोग लिखने लग गए। यानी कि अगर आप एवरेज, मैंने आंकड़े निकाले हैं, 4 साल की सत्ता में 31,000 टाइम्स, यानी कि अगर आप एवरेज निकालें तो एक दिन में
21 मर्तबा झूठ बोला है डोनाल्ड शाह ट्रंप साहब, साहब ने। आपसे पहले हमारे साथ और मनोज डोनाल्ड ट्रंप पत्रकार है अमेरिका से, उन्होंने भी झूठ का बहुत बखान किया, उन्होंने भी बाकायदा आंकड़े बताए जैसे आप जिक्र कर रहे हैं यही कि एक दिन में कितने झूठ बोल जाते हैं। बहरहाल प्लीज कंटिन्यू। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, यानी कि एक एवरेज अगर निकाला जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो एक दिन में 21 मर्तबा झूठ बोला डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। सेम आंकड़ा अहमद मस्तान खान ने भी दिया है। हाँ, तो अब और ये आंकड़े हमने बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत के बाद निकाले हैं इनके ऊपर स्टडी करके। और आप देखिए ये अब वो भेड़ी कहीं सुनिए, भेड़िया आ गया, और जिस दिन भेड़िया आता है तो कोई नहीं आता बचाने के लिए। तो वही वाली कहानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की हो गई है। जब खोमेनी साहब का असैसिनेशन हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया था, तो हम उस टाइम पे ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई थी। तो मैंने बोला टीवी पे, एयरलाइन चैनल पे था मैं बोला हाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ट्वीट आया ना, मतलब ऐसे हल्के में लो। फिर ईरान की तरफ से पुष्टि हो यानी गई। आप कह रहे हैं कि तो चंद उनके घंटों में बयानों में वो दमखम है नहीं जिसे सीरियसली लिया जाए, और एक वो अलग ही डेलुलू वर्ल्ड में जी रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि बिल्कुल। सुपर पावर जो है वो जब चाहे किसी भी देश पर अपनी हुकूमत चला सकता है, अपनी जरिए उसे रेगुलेट कर सकता है, जैसे वेनेजुएला में किया। लेकिन क्या अली शाह जी ये बताइएगा कि जो तेल का खेल उन्होंने रचा, अभी अपने संबोधन में कहा कि हमें तेल की जरूरत नहीं है, अमेरिका प्रोड्यूस करता है उतना तेल जितना दुनिया ले सकती है, अगर आपको चाहिए आप भी आइए, अमेरिका देगा। लेकिन वेनेजुएला पर भी तो अटैक किया था, वेनेजुएला को भी एक तरह से जहां पर जाकर के वहां की हुकूमत को हॉस्टाइल बना लेना, तो फिर तेल का खेल तो आपका एक्सपोज वैसे ही हो गया। बिल्कुल आपने सही बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए उनको क्या लगा कि अरे हमने वेनेजुएला छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है, वहां की महिलाएं मिस इंडिया, ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के टाइटल से जाती हैं। अरे आप अगर बुली करते हो ना, अपने से कमजोर इंसान पे बुली करते हो, आप अपने साथ का जो दम है उस पे करो आप। एक मैं आपको मजाही बात नहीं, बताता हूँ, साथ से आपका क्या मतलब है? अमेरिका क्या ईरान अमेरिका के बराबर है? अमेरिका सुपर पावर नहीं है मेजर शाह? ना ईरान भी अमेरिका के बराबर नहीं है। चीन का मुकाबला क्यों नहीं करते? हाँ, दो हाथ नहीं कर पाएंगे, नहीं अच्छा, कर पाएंगे। आप ये सुनिए मजाहिया बात, ये बहुत मजाहिया बात है। लोगों ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि आपने ईरान पे हमला क्यों कर दिया? अरे मेरे को शक है इनके पास परमाणु हथियार है इसलिए। तो आपने नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं हमला किया? अरे नॉर्थ कोरिया के बाद तो मेरे को कंफर्म है कि परमाणु हथियार हैं इसके लिए। तो हाथी के दांत खाने की कुछ और है, दिखाने की कुछ और है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? हाँ बिल्कुल 100%, 100 जी, बिल्कुल सही बोला आपने। दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। तो मतलब अपने से टक्कर से आदमी का मुकाबला करो आप वेनेजुएला का। ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, आपने सोचा आप मसल दोगे, वो मसला क्या, वो खड़ा हुआ और आप पे ही भारी पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए हैं अपने ही ट्रैप के अंदर बुरी तरीके से। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वो इजराइल लेकर आया उनको इस युद्ध में, इजराइल लेकर आया, सऊदी अरेबिया लेकर आई। क्या करें डोनाल्ड ट्रंप साहब? मार खाने वो कह रहे हैं बूट ऑन ग्राउंड डालेंगे। हाँ, बूट ऑन ग्राउंड डालते हैं तो मैं देखता हूं हो सकता है कि रजीम चेंज हो सकती है, बाय द वे। लेकिन ईरान की नहीं, अमेरिका की अगर बूट ऑन ग्राउंड डालते हैं वो, तो क्योंकि फिर वो मार खाएंगे, जबरदस्त तरीके से मार खाएंगे वो। जी ऋतु जी। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, धीरज जी हमारे साथ कनेक्ट है। ये बताइएगा कि सबसे पहले जो हम देख रहे थे पूरी दुनिया में पेट्रो डॉलर, इस तस्वीर को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। एक बिजनेस बैकग्राउंड से आते तो एक अलहदा एक रवैया अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली हुकूमत में भी किस तरीके से दादागिरी दिखाई थी वो तो हमने देखा ही था। लेकिन इस दफा तो हद ही पार कर दी है। इस दफा आप देखिए हर एक एक्शन जो है, कहा जा रहा है पीस मेकर तो नहीं, क्योस मेकर जरूर बन गए हैं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए अभी हमने उनकी स्पीच सुनी, उसमें 4-5 पॉइंट वेरी क्लियर थे। पहला पॉइंट ये था हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स और गोल थे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है यूएस में। हमें पता ही नहीं हम ये वॉर में क्यों घुसे हैं, कब निकलेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड होगा नहीं होगा, एंड पॉइंट क्या है, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उसमें से कुछ उन्होंने रीएड्रेस किए, और यहाँ पे उनका वोटर बैंक, मैं एक्चुअली कनेक्टेड था पार्टी से, तो ये बता सकता हूँ कि जो स्विंग वोटर्स हैं वो तो 3 महीने पहले जा चुके हैं ट्रम्प के अलाइनमेंट से।
जो मागा हार्डकोर वोटर बैंक बोलेंगे आप, अगर रिपब्लिकन उठा लीजिए सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, उसमें भी 100% में से अब सिर्फ 80% बचे हैं। और जो तीसरी बात है, आपने प्रोटेस्ट देखे हैं ग्राउंड पे जो इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहे हैं, जो एप्स्टीन फाइल के ऊपर हो रहे हैं, नो किंग मूवमेंट हो रहा है, एट्रोकेटी। यूएस बहुत सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, बहुत ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है, और नॉर्मल लोग यहाँ पे ये सब पसंद नहीं करते जो हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू व्हाट ही क्लैरिफाइड, उसमें से एक था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ईरान की, उसको हम इतना पाउंड करना चाहते हैं कि इनरिचमेंट की कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय हो, जिसपे उन्होंने बताया हमने डिलीवर किया है। 450 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका कुछ अता पता स्पीच में नहीं बताया गया। नंबर 2, ईरान की एबिलिटीज टू प्रोजेक्ट पावर अक्रॉस द बाउंड्री, अपनी कंट्री के आसपास दूसरे देशों में इन्फ्लिक्ट करने की, जिसमें मिसाइल है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, नेवी और एयरफोर्स, उसको हमने डिसमेंटल कर दिया। उस स्पीच के इमीडिएटली बाद आपने देखा एक मिसाइल उड़ा ईरान से, ये दिखाने के लिए कि अभी भी हमारे पास एनफ मिसाइल सिस्टम्स हैं। इसके अलावा हमने जो टेरर सपोर्ट नेटवर्क हूती और उस पे तो फाउंडिंग हुई है, हिजबुल्ला पे उस पे तो कोई दोराई नहीं है। बहुत सारे और मिसिंग एलिमेंट्स इसमें थे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त फिलहाल हमारे पास इतना था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।